नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर घरों में, अधिकतर क्षेत्र में, अधिकतर प्रदेश में फैला हुआ है, जिसका नाम है डेंगू फीवर। अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का मौसम आता है, इन महीनों में यह बीमारी अधिकतर घरों, अधिकतर क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज में तो पिछले विगत कई वर्षों से यह लगातार हाइपर एंडेमिक एक महामारी के रूप में आती है। पहले यह बीमारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता था और अब यह बीमारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। यह बच्चों में स्पेशली बहुत ही घातक है। यदि अगर बच्चों को हो जाता है तो उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आइए बात करते हैं कि डेंगू फीवर होता कैसे है। यह वायरस मादा मच्छर एडीज के काटने से फैलता है। एडीज को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और यह मच्छर स्पेशली हमारे घरों के आसपास ही पाया जाता है। गमले हैं, कूलर है या किसी भी पुराने बर्तन पड़ा हुआ है या टायर है या कई बार पेड़ों के जो खोखले तने होते हैं, जहाँ जगह होता है उसमें जो पानी होता है, उनमें यह स्पेशली जैसे पाया जाता है। जो इनमें पानी इकट्ठा होता है उनमें इसके मॉस्किटो के अंडे और उसके लार्वा विकसित होते हैं। आइए बात करते हैं डेंगू फीवर के लक्षण क्या होते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। यूजुअली मच्छर के काटने के बाद जब वायरस हमारे ब्लड में आता है तो वह सबसे पहले मल्टीप्लाई करके वायरेमिया फेज में जाता है और अक्सर इसके लक्षण 3 दिन से 10 दिन के बाद आने चालू होते हैं। अधिकतर केसेस में 5 से 7 दिन के बाद आते हैं, जिसको कि हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसके अधिकतर केसेस में मच्छर के काटने के बाद इंसान को कोई भी लक्षण नहीं होते, जिसे कि हम एसिम्प्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। यूजुअली हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है, पहले से अगर एंटीबॉडी हैं ब्लड में, तो वो इस वायरस को आगे बढ़ने ही नहीं देते और अधिकतर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है उनमें यह कई प्रकार के सिम्टम के रूप में प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली डेंगू फीवर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल हल्के होते हैं, जिनमें कि यह अंतर करना कठिन होता है कि यह कॉमन वायरल फीवर है कि डेंगू फीवर है, जिसको कि हम वायरल सिंड्रोम या अनडिफरेंशिएटेड फीवर कहते हैं, जो अक्सर अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरे टाइप को हम लोग डेंगू फीवर कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जो तीसरे और चौथे प्रकार हैं उन्हें हम डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह 2 वैरायटी सबसे घातक और जानलेवा होती हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो डेंगू में जो इसके 4 प्रकार हैं, वो एक तो पहला है कि अनडिफरेंशिएटेड फीवर, दूसरा डेंगू फीवर, तीसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर और चौथा डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम लोग डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण आने चालू करते हैं और इसमें एकाएक दिन भर हम काम कर रहे थे और एकाएक हमें ठंड दे के तेज बुखार आता है। बुखार अक्सर 102 से 104, 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। इंसान बिल्कुल कांपने लगता है और उसके साथ बहुत तेज सर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और इसके साथ हमारे जो जॉइंट हैं वो उनके मूवमेंट रुक जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसके साथ डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा जी मिचलाहट हो सकता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, मरोड़ देके दर्द होने लगता है, पेट में टेंडरनेस आती है। इसके साथ 24 घंटे के भीतर अक्सर हमें आँखों के पीछे तेज पेन होने लगता है, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। यह सिर्फ डेंगू फीवर में मिलता है। इन सबके साथ तीसरे से चौथे दिन अक्सर हमारे हाथों में, पैरों में, स्पेशली चेस्ट और फेस से दाने निकलने लगते हैं। लगभग 80% केसेस में रैसेस आ जाते हैं, जिन्हें कि हम मैकुलोपैपुलर रैसेस कहते हैं, जो यूजुअली 2 से 3 दिन में धीरे धीरे कम होते हैं। और इन सब के साथ इन रैसेस में बहुत ज़्यादा खुजलाहट, ईचिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके साथ मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी का आभास होता है, क्योंकि फीवर इतना तेज होता है कि हम बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं, खाना पीना हमारा रुक जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी का आभास होता है, कमजोरी होने लगती है। इन सब के साथ भूख ना लगना और मुंह का टेस्ट भी अधिकतर केसेस में
चला जाता है। डेंगू फीवर के इन लक्षणों के आधार पे आप स्वयं यह पता लगा सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं। नॉर्मल कॉमन वायरल फीवर और डेंगू फीवर में बहुत बड़ा अंतर है। जो कॉमन वायरल फीवर होता है उसमें हमें स्पेशली यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन होता है। स्पेशली हमें जुकाम होता है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, हमारी नाक बहने लगती है, गले में खराश होने लगता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है और यह यूजुअली 5 से 7 दिन में अपने आप सबसाइड कर जाता है, जो नॉर्मल फीवर है। जो डेंगू फीवर है उसमें अक्सर यह जुकाम और खांसी नहीं आती। आइए बात करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में। डेंगू हेमरेजिक फीवर के जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं वह डेंगू फीवर के लक्षण के साथ साथ हमारे बदन में बहुत जगह से ब्लीडिंग होने लगता है। जो सबसे कॉमन है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे, जिसे कि हम सबक्यूटेनियस हिस्सा कहते हैं, वहां पर सबक्यूटेनियस हेमरेज होने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगते हैं। उसके साथ साथ नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, मुंह से खून आने लगता है, गम से ब्लीडिंग होने लगता है। बहुत बार हमारी आंखों में सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाते हैं। बहुत बार एनल कैनाल से, गुदाद्वार से ब्लीडिंग होने लगती है, पेशाब में ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से खून की कमी होने लगती है और मरीज शॉक में जाने लगता है। उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बीपी डाउन होने की वजह से शरीर के अंगों को खून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आगे चल कर के लीवर खराब होने लगता है, गुर्दा खराब होने लगता है और हमारे फेफड़ों में पानी आने से निमोनिया होने लगता है और दिमाग तक पे असर पड़ता है। इसीलिए डेंगू हेमरेजिक फीवर बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। हम बात करते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम की। डेंगू शॉक सिंड्रोम 2 तरह से हो सकता है। एक तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के साथ शॉक में मरीज जाता है और दूसरा बिना ब्लीडिंग हुए भी मरीज शॉक में जा सकता है। तो हमारे पूरे बदन में बुखार आने की वजह से वेजोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीने बहुत निकलते हैं, बीपी डाउन होने लगता है। पहला कारण तो डिहाइड्रेशन होता है। दूसरा, प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लड से प्लाज्मा निकल करके थर्ड स्पेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, कैपिलरी की जो फिल्ट्रेशन है बढ़ जाता है। पानी ब्लड से निकल करके पेट के अंदर, फेफड़े के अंदर या थर्ड स्पेस जो स्किन के जस्ट नीचे जो हिस्सा होता है, जिसे कि हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, उसमें जाता है, जिसकी वजह से बीपी ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है और ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से, ब्लड प्रेशर बहुत कम होने की वजह से दिल शरीर के अधिकतर अंगों को ब्लड नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारे बाकी अंग आगे चल के फेल होने लगते हैं, कि जैसे कि गुर्दा फेल होने लगता है, हमारा लीवर फेल होने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को पीलिया होने लगता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, पेशाब यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही कम हो जाता है और इसकी वजह से मरीज की जान को खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी को डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। डेंगू फीवर के 3 फेजेज होते हैं। पहले फेज को हम लोग फेब्राइल फेज कहते हैं, दूसरे को हम क्रिटिकल फेज कहते हैं और तीसरे को हम रिकवरी फेज कहते हैं। डेंगू फीवर में जो फेब्राइल फेज है उसमें 2 से 5 दिन तक बुखार आता है और बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बदन में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। इसीलिए इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर का भी नाम दिया गया है। दूसरा फेज क्रिटिकल फेज है। बुखार जब ठीक हो गया, बुखार आना जब कम हो गया, तब ये ज़्यादा घातक है और यह 3 से 7 दिन में होता है। इसीलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो क्रिटिकल फेज है वह बुखार आने के बाद शुरू हो रहा है और अगर यदि ये 7 दिन बीत गए तो अक्सर हमारा बॉडी इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। IgG और IgM के रूप में इसके एंटीबॉडी बनने लगते हैं, वह इस वायरस को मारते हैं और उसके बाद प्लेटलेट बढ़ना चालू करता है और जैसे प्लेटलेट बढ़ना चालू करता है 2 से 5 दिन में जो भी बॉडी में परिवर्तन हुआ रहता है वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। प्लेटलेट तेजी से बढ़ने लगता है, ब्लड में जो परिवर्तन हुए रहते हैं वह तेजी से नॉर्मल होने लगते हैं। जो पेट में पानी है, जो फेफड़े में पानी है, वह धीरे धीरे वापस ब्लड में चला जाता है, बिल्कुल ही पेट नॉर्मल हो जाता है, हमारे अंग धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इस स्टेज को हम रिकवरी फेज कहते हैं। कुछ लोगों के लिए डेंगू बुखार बहुत ही जानलेवा, बहुत ही घातक है। स्पेशली जिन लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता या उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए बहुत ही घातक है। जैसे
छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, मोटे लोगों में या प्रेग्नेंट लेडी है। इसके साथ यदि किसी को पेप्टिक अल्सर की बीमारी है या महिलाओं को अगर महीना आ रहा है या पाइल्स की बीमारी है, कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिससे कि जैसे कि स्टेरॉयड है या एनएसडी अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत घातक है। इन सब के साथ कुछ बीमारियों के मरीजों के लिए तो यह बहुत ही घातक है, जैसे कि यदि आप दिल के मरीज हैं या कैंसर की बीमारी है या दमा की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की या शुगर की बीमारी है, कोई भी पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कम है, तो उनके लिए डेंगू बुखार बहुत ही घातक, बहुत ही जानलेवा है। और इन लोगों को जैसे ही डेंगू बुखार हो वैसे ही तत्काल इन्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए या डॉक्टर को दिखा करके ही इन्हें अपना आगे इलाज करना चाहिए। इस तरह के मरीजों को घर पर दवाइयाँ लेकर के बिल्कुल ही इलाज नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि डेंगू बुखार का पता कैसे लगाया जाए। तो लक्षण के आधार पे हम अधिकतर केसेस में यह पता लगा लेते हैं कि हमें डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं, पहला। दूसरा, फिर हम ब्लड टेस्ट के आधार पे पता करते हैं। इसमें आजकल एक एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इसके किट उपलब्ध हैं, रैपिड किट उपलब्ध हैं, जिसमें एलाइजा मेथड के द्वारा 1 से 5 दिन के भीतर अगर बुखार है तो एंटीजन डिटेक्शन हो जाता है, और अगर 5 से 15 दिन के बाद हम अगर टेस्ट कराते हैं तो IgG और IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन हो जाता है। डेंगू फीवर को पता लगाने के लिए जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उनमें सबसे कॉमन है वायरल एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जो कि डॉट ब्लॉट ऐसे विधि द्वारा किया जाता है। इसके साथ जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो रैपिड डिटेक्शन टेस्ट के मेथड से किया जाता है। एंटीजन टेस्ट के लिए जो NS1 एंटीजन है, जिसे कि हम नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, यह अक्सर 1 से 5 दिन के भीतर टेस्ट में पॉजिटिव आता है, और दूसरा जो एंटीबॉडी IgM और IgG हैं वो 5 से 15 दिन में पॉजिटिव आते हैं, बट इनकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। ये बहुत से अधिकतर केसेस में डेंगू फीवर होता है, लेकिन वो इन किट की जांचों में नहीं आते। इसीलिए इनका ज़्यादा सटीक जो टेस्ट है वो वायरल न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, जिसे कि हम RT-PCR मेथड द्वारा टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है एंड जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई है। इन सब के साथ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, उसमें जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो अक्सर उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 के बीच होती है, और अधिकतर केसेस में ये घट करके 2000-3000 आ जाते हैं। इसके साथ प्लेटलेट जो नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं वो अक्सर घट करके काफ़ी नीचे आ जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर अगर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच अगर प्लेटलेट होता है तो हम उसे माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर यदि 1 लाख से 50,000 के भीतर है तो हम उसे मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और अगर 50,000 से लेकर के 20,000 के बीच है तो हम उसे सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये बड़ा डेंजरस जोन होता है, और 20,000 के नीचे तो वेरी सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ हुआ प्लेटलेट की कमी, इसे ही हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं। इसके आधार पे हम ये जज करते हैं कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कितनी है। तीसरा, इसके साथ हेमाटोक्रिट जो हमारे RBC हैं, जो उनका वॉल्यूम है वो अक्सर बढ़ जाते हैं, 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। इन तीनों के आधार पे हम यह जज करते हैं कि हमें डेंगू फीवर के लक्षण के साथ क्या डेंगू फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ हम अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं कि यह कई बार डेंगू हमें वायरल हेपेटाइटिस करता है, जिसमें कि हमारा सिनोबिलोबिन बढ़ जाता है, हमें पीलिया होने लगता है, लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ चूँकि BP फॉल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से, फ्लूइड का लॉस होने की वजह से अक्सर किडनी को ब्लड नहीं मिल पाता, तो किडनी काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से यूरिया एंड क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो इन सब के आधार पे हम जज करते हैं। साथ में हम अल्ट्रासाउंड करा के चेक करते हैं कि कहीं पेट में पानी तो नहीं आ रहा है। साथ में चेस्ट एक्सरे कराते हैं और यह देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि फेफड़ों में पानी आ रहा है। तो इन कुछ कॉमन टेस्ट के आधार पे यह क्लियर हो जाता है कि हमें डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं डेंगू फीवर का इलाज क्या है। डेंगू बुखार का इलाज इसकी सीवियरिटी, इसकी गंभीरता के आधार पर होता है। डेंगू बुखार में बुखार आने पर आप पैरासीटामॉल
650 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक 6 से 8 घंटे के अंतर पर ले सकते हैं। इसके साथ आप लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। ORS या जो तरल पदार्थ हैं जैसे कि फलों के जूस हैं, नमक नींबू पानी का घोल है या नमक चीनी पानी का घोल है या शरबत बना करके या झाँझ है, इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए। यदि डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है तो उसका इलाज कभी भी घर पे नहीं कराना चाहिए। उसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करके हॉस्पिटल में भर्ती होकर के इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यह दोनों स्टेजेज बहुत ही घातक और जानलेवा होते हैं। डेंगू फीवर को फैलने से रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मच्छरों पे कंट्रोल करना। इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कि हम कैसे मच्छर के काटने से बचें। मॉस्किटो के काटने से बचने के लिए आप फुल स्लीव के पूरी बाह के कपड़े पहने, उसके साथ साथ आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे कि ओडोमास को आप अगर खुले हुए हिस्से जैसे हाथ हैं, पैर है और चेहरे हैं उन पे लगा के रखें जिससे कि मॉस्किटो आपको काटने ही ना पाएं। इसके साथ आप अपने घरों में जालियां लगा सकते हैं खिड़कियों पे, दरवाजों पे, जिससे कि मच्छर आने ही ना पाएं। लार्वा के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है लार्वा को कंट्रोल करने के लिए। एडीज के एडल्ट मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए DDT या पायरेथ्रम का छिड़काव किया जाता है। इन कुछ तरीकों को अपना करके हम डेंगू फीवर के फैलने को रोक सकते हैं और स्वयं को भी बचा सकते हैं, उसके साथ अपने परिवार और अपने समाज को भी डेंगू फीवर से पीड़ित होने से बचा सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जानकारी ही बचाव है, तो आइए जानकार बने, जिम्मेदार बने और जागरूक बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे कि हम समाज में इस बीमारी के तहत और जानकारी और जागरूकता फैला सकें और इसके फैलाव को रोक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, प्रयागराज। अधिक जानकारी एवं बेहतर इलाज के लिए हमसे संपर्क करें। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, जानकारी ही बचाव है। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य एवं लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद। बीमारी से बचाव हेतु अपडेट रहने के लिए आज ही नारायण स्वरूप हॉस्पिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।